आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री। क्लास 7 की हिस्ट्री जो टोटली एक तरह से कह सकते हैं कि समरी है मेडिवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो उसका पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम लोग इसकी पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री की। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। गाइस आप ये देखो पहले यहाँ पे कि आप लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो मैप है। एक मैप तो चलो समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है कि चलो कि ये एक इंडिया का मैप है। ये क्या है, ये कौन सा मैप है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझाता हूँ आप लोग को। आप एक काम करो, इस मैप को आप उल्टा कर दो। इंडिया के जो मैप है आप इसे अगर उल्टा कर दोगे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दोगे, तो आपको कुछ इस तरह का ही चीज़ें दिखाई देंगी। मतलब ये श्रीलंका है और ये इंडिया है। ठीक है, तो ये मैप क्या शो कर रहा है, मैप ये शो कर रहा है कि जब पहले के लोगों को कुछ पता नहीं था तो वो लोग कुछ और सोचते थे, उनकी आइडियोलॉजी कुछ और थी। फिर बाद में कुछ और हो गई, फिर कुछ और नई नई रिसर्चेज होते गए, तो लोगों को सच्चाई का पता चलता गया, लोग अवेयर होते गए। ठीक है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो take a look at map 1 was made in 1154 AD by Arab geographer al-Irdishi। ओके, ये जो मैप है ये 1154 में बनाया गया है। किसके द्वारा, एक अरब जियोग्राफर के द्वारा, जिसका नाम है यहाँ लिखा हुआ है कि अल-इर्दिशी। ओके, इनके द्वारा बनाया गया है ये वाला मैप। ओके, ये जो उल्टा मैप है ये बनाया गया। ओके, सो और ये जो मैप है इंडिया वाला, जो सीधा मैप है, ये बनाया गया है एक कार्टोग्राफर द्वारा, जो कहाँ के थे, वो फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया है ये मैप, ये 1720 में। ओके, 1720 में ये बनाया गया है। सो गाइस बात ये है कि जब 1154 में लोगों के पास नॉलेज कम थी, हर चीज़ लिमिट में थे, इसीलिए चीज़ें उतनी क्लियर और सही नहीं थी। फिर बाद में जैसे जैसे लोगों को पता चल गया नहीं भाई ये सही है ये सही, तो उसको लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, हर चीज़ को धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारते लोग चले गए। ओके, सो अच्छा अब एक बात और है कि ये जो मैप है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक समय से दूसरे समय तक जाकर यही सब पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर में कि एक समय में दूसरे समय में क्या चेंजेस आए, क्या चीज़ें हुई। एक तरह से पूरे बुक में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इसी के बारे में इसकी समरी दी गई है ये चैप्टर 1 में। ठीक है, इस चैप्टर में दूसरा ये है कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ओके, नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम पढ़ने वाले। जैसे पहले क्या था कि मेडिवल के समय जो पर्शियंस थे, ओके, ना ही सिर्फ उनकी जो ग्रामर और वोकेबलरी थी, बोलने का स्टाइल और या फिर वोकेबलरी, वो सिर्फ वही अलग नहीं थी, उन लोगों का वर्ड का मतलब ही बदल जाता था। ठीक है, हो सकता है कि कुछ और वर्ड्स बोलते थे, कुछ और उसका मतलब निकलता था। फिर जब मॉडर्न टाइम आया तो फिर कुछ और वर्ड का कुछ और मतलब हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप एक समझो कि हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान का मतलब होता है अभी मॉडर्न टाइम में क्या होता है कि एक इंडिया नेशन स्टेट है। ठीक है, हिंदुस्तान का ये मतलब होता है कि भैया एक राष्ट्र, एक नेशन है जो एक स्टेट है। ओके, इसका मतलब होता है इंडिया। ओके, बट 13th सेंचुरी में मीना जी सिराज द्वारा, ठीक है, उनके पर्शियन राइटर थे। ओके, मीना जी सिराज, ओके, एक पर्शियन राइटर थे, तो उन्होंने मतलब हिंदुस्तान का मतलब उस वक्त होता था कब, 13th सेंचुरी में, कि पंजाब, हरियाणा और भी गंगा यमुना रिवर, ये सब जो साइड इलाका है, कुल में बात समझो कि नॉर्थ इंडिया है, सिर्फ उतना को ही क्या बोलते थे लोग, हिंदुस्तान बोलते थे। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत के समय और भी जो जितने भी कैप्चर करते गए दिल्ली सल्तनत साउथ इंडिया में, उसको भी क्या बोलता गया कि ये भी भैया हिंदुस्तान है। बट जब बाबर आए, बाबर ने यहाँ के फाउना को, और बाबर ने यहाँ पे जो कहा कि भैया ये जो जोग्राफी है ये, इसको हम लोग हिंदुस्तान बोलेंगे। ठीक है, तो बात यही थी। जैसे पहले फॉरेनर का मतलब, अभी फॉरेनर का मतलब क्या होता है कि हम भी किसी भी रोड पे किसी गोरे को देख लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं भैया ये फॉरेनर है। ठीक है, हम लोग पहचान जाते हैं कि भैया ये बहुत काला है, ये क्रिसगेल जैसा दिखाई दे रहा है तो ये वेस्ट इंडीज़ का है, तो या फिर बहुत गोरा है तो ये अमेरिका का है या यूएसए का है, जो भी है बात बोलते हैं हम लोग, ये हमें पता चले फॉरेनर। बट पहले फॉरेनर का मतलब ये नहीं होता था। पहले फॉरेनर का मतलब ये होता था कि कोई भी स्ट्रेंजर जो हमें दिख जाए,
जिसे हम नहीं जानते हो, उसे हम लोग कहते थे फॉरेनर। ओके, तो ये देखिए वक्त के साथ, टाइम के साथ हर चीज़ों का मतलब भी धीरे धीरे बदलता है। इसी चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर अब देखो कि जो सिटी ड्वेलर्स थे, जो शहरों में जो लोग रहते थे, उनके लिए क्या था पहले के समय में, जो लोग शहर में रहते थे उनके लिए जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, वो लोग उनके लिए क्या थे, फॉरेनर थे, क्योंकि वो उनको कभी नहीं जानते थे। बट हाँ, अगर वो एक ही विलेज में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, चाहे कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, बट फिर भी वो कभी उस इंसान के लिए फॉरेनर नहीं होगा। ठीक है, तो यही थी न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ओके, ये सारी बातें थी। और जैसे पहले उसको क्या बोलते थे हम लोग कि हिंदी में परदेसी बोलते थे, जिसे नहीं जानते थे हम लोग एलियन, आज की डेट में लोग उसे बोलते हैं, या फिर अजनबी बोलते हैं, या फिर परदेसी अजनबी ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। भाषा में उसे अजनबी बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, परदेसी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया, अब हमें हिस्ट्री तो पढ़नी है, तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें हिस्ट्री का पता कैसे चलेगा, सोर्सेज क्या है हमारे पास, जिससे हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, पीछे क्या हुआ है, ये इसके लिए सोर्सेज क्या क्या थी। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये इसका आंसर कोई भी इंसान दे सकता है। कि जैसे पहले आप लोगों को याद होगा क्लास 6 में एनसीईआरटी में पढ़ाया होगा आप लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में। क्या, तो उनका सिक्का चलता था, उनके कॉइन्स चलते थे, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो कुल मिला के बात ये है कि हम लोग कैसे जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो बाई कॉइन्स, इंस्क्रिप्चर्स, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग यही सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से कॉइन्स का, इंस्क्रिप्शंस का, आर्किटेक्चर का, उस समय क्या कैसे कैसे आर्किटेक्चर्स थे, कैसी चीज़ें बनाई जाती थी, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी कुछ बचे हुए हैं जो कुछ लिखा हुआ है। अब भैया देखिए, टेक्सचुअल रिकॉर्ड का बात यह है कि पहले का जो समय था, आप कहें कि 13 सेंचुरी के पहले का समय, 13 सेंचुरी तक का समय, पेपर का बहुत किल्लत था, पेपर जल्दी मिलता नहीं था। तो कई बार हमने ये देखा है कि उस वक्त क्या होता था कि पेपर के लिए लोग क्या करते थे कि लिखे हुए पेपर को ही उस पर भिंगा कर, उसे साफ़ करके, उसको सुखाकर और दोबारा उसी पेपर पे लिखते थे। इतनी पेपर की कमी थी 13 सेंचुरी तक। बट जब 14 सेंचुरी आया तो ये देखा गया कि जो शॉपकीपर, जो रोड साइड जो शॉप लगाते हैं, जो एक तरह से आप समझो कि एक समोसे वाला है जो रोड साइड समोसा लगाता है, वो आपको पेपर में रैप करके समोसा दे रहा था, या कुछ भी खाने की चीज़ दे रहा था। इससे क्या पता चला कि 13 सेंचुरी से 14 सेंचुरी आते आते पेपर बहुत चीप हो गया और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो गया। तो इससे क्या होगा कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ने लगे। पेपर जब भैया मिलेगा तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स तो बढ़ेंगे ही ना। तो उस पर होली टेक्स्ट लिखते थे, फिर जो क्रॉनिकल राइटर्स थे वो रूलर्स के बारे में लिखते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, जिससे उन्हें इनाम भी मिलता था। लेटर्स लिखा जाने लगा, संत टीचिंग के लिए यूज़ करने लगे। ठीक है, फिर इसके लिए पिटिशंस के लिए एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स के लिए भी पेपर्स का यूज़ किया जाने लगा। ओके, और टैक्सेस के अकाउंट्स और टैक्सेस के लिए भी क्या क्या रजिस्टर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाने लगा, किसका, पेपर का। ठीक है, क्योंकि भैया पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक बात याद रखो कि 13 सेंचुरी तक आप कहो कि पेपर की बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड मात्रा में पेपर थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि पेपर बहुत ही वाइडली अवेलेबल हो गई, बहुत ही चीप भी हो गई। बिल्कुल आप इंटरनेट से इसको रिलेट कर सकते हो कि 2016 तक इंटरनेट हम लोग कैसे यूज़ करते थे, बहुत एक एक वीडियो भी हम लोग नहीं देख पाते। और आज देखिए कि इंटरनेट का भरमार है, हमारे पास कुछ भी देख सकते हैं, हमारे पास फ्री इंटरनेट है। तो उस तरह से समझिए आप इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि ठीक है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं, तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड कहाँ से आए, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स। ओके, रूलर्स के द्वारा बहुत जो अमीर लोग थे वो लोग क्या करते हैं, अपना मैन्युस्क्रिप्ट्स बनवाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है, हैंड रिटेन नोट्स, जो भी हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट होगा उससे बोलते क्या, मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, और ये सब करके वो लोग क्या करते थे कि दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरीज में वो लोग क्या करते थे, रखवाते थे उसको चीज़ को। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट को अपने किसी एक बहुत ही अच्छे से मतलब बना के, और उसमें भी लाइब्रेरीज में या फिर और भी कहीं जगह पे वो लोग इस चीज़ को अपने जो भी बारे में लिखवाया है राजा ने क्रॉनिकल राइटर से, उन सब चीज़ को अच्छे से करके स्टोर करके रखते थे ताकि वो गुम ना हो। अब और बात ये कि देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज। अच्छा, उस वक्त तो कोई प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, तो उस वक्त स्क्राइब्स हायर किए जाते थे जो क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे हाथ से। ठीक है, अब आप ही बात बताओ, कोई इंसान अगर हाथ से कोई चीज़ किसी चीज़ को देख के कॉपी करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो गलतियाँ होंगी।
और वो जो गलती होगी वो गलती धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो कि आप एग्जाम में चीटिंग करते हो, आपके आगे वाला से आप चीटिंग कर रहे हो, तो हो सकता है कि कोई हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं आए, तो आप सोचो कि भैया आप ये हैंड राइटिंग ये शायद ये लिखा होगा, तो आप उसको गलत, हो सकता है आप गलत लिख दो। अगर आपके पीछे वाला आपसे चीटिंग करेगा वो कुछ और लिखेगा, आपके उसके पीछे वाला उससे लिखेगा तो कुछ और लिखेगा, मतलब बात पूरी तरह से बदल जाएगी शुरू से लेकर लास्ट तक जाने में, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। ये एक प्रॉब्लम थी किसकी, मैन्युस्क्रिप्ट्स की, जो हैंड रिटन थी उसकी ये एक प्रॉब्लम थी कि ये एक्यूरेट सही नहीं हो सकता था, कुछ ना कुछ इसमें गलतियाँ होंगी ही होंगी। तो ये सभी लिमिटेशंस थे। फिर और भी बहुत कुछ देखा गया। अब है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक है, नई सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स थी, जैसे द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 and 1750 यूज challenge to historians largely because the scale of variety of developments that occurred over the period. Okay, अब देखो बात है कि पर्शियंस व्हील का इस्तेमाल किया जाने लगा इरिगेशंस के लिए, ठीक है, इरिगेशंस के लिए पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया जाने लगा, वीविंग के लिए स्पिनिंग व्हील्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर आप देखोगे फायर आर्म्स का यूज़ किया जाने लगा, लड़ाई कॉम्बैक्ट में, लड़ाई झगड़ा में, वॉर में किसका यूज़ किया लगा, फायर आर्म्स का यूज़ किसने किया था, बाबर ने किया था, बहुत तगड़ा किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। न्यू फूड्स एंड बिहेव्स अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, नए नई जब लोग आने जाने लगे तो क्या करने लगे, उसमें देखिए अब मोबिलिटी बढ़ जाएगी, बहुत ही बड़ा ग्रुप्स ऑफ पीपल जो ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो इससे क्या होगा कि वहाँ के लोग के जो खाने की चीज़ें हैं वो एक दूसरे से दूसरे का ट्रैवल होंगी, जैसे कि पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी, कॉफ़ी। आप देखो कि टी और कॉफ़ी इंडिया में कितनी पॉपुलर है, पोटैटो, आलू कितना खाते हैं हम लोग, चिलीज़, ये सब कोई बाहर से आए हुआ चीज़ें, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी बातें भी हैं। और भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी आए उस वक्त, ठीक है। और अब है रीजन्स एंड एम्पायर्स। अब रूलर्स क्या करते थे कि जो भी अपनी एक प्रशस्ति बनवाते थे, प्रशस्ति क्या होता है कि अपने बारे में लिखवाते थे, जो भी पढ़े लिखे लोग थे जो संस्कृत जानते थे संस्कृत में प्रशस्ति लिखवाते थे, तो उस प्रशस्ति में क्या होता था कि वो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर हर चीज़ बताते थे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के एक किंग थे जो गियासुनी बलबंद, ओके, तो उन्होंने अपने रूलर के बारे में बताया है कि ही वॉज रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर, वो एक बहुत वास्ट एम्पायर के रूलर थे, ओके, और वो कहाँ से कहाँ तक था, वो ईस्ट बंगाल से लेकर के ये बंगाल से लेकर के ईस्ट अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ओके, और इसमें साउथ इंडिया भी इंक्लूड था, जो कि बिल्कुल गलत है, साउथ इंडिया तो इसमें इंक्लूड था ही नहीं। तो पीपुल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, ओके, तो और बहुत सारे जो आंध्र के लोग थे, केरल के लोग थे, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के जो भी लोग थे उसे डर कर भाग जाते थे, ऐसा बोला गया है प्रशस्ति किसके, गियासुनी बलबंद के, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही लंबी लंबी उन्होंने फेंकी है, ठीक है। तो इसमें लोग यही करते थे, और जो भी इंसान लिखता था, प्रशस्ति बनाता था, तो वो तो भैया राजा की बड़ाई करेगा ही। क्यों करेगा, क्योंकि भाई अगर राजा की अगर तारीफ़ करोगे, सोचो ना, अगर आप राजा की तारीफ़ करोगे तो राजा आपको क्या कुछ नहीं देगा, राजा खुशी से आपको सोने से आपको लाद देगा, ऊपर से राजा कुछ भी कर सकता है आपके लिए, जो अगर राजा खुश हो गया तो, ठीक है। और दूसरा ये क्या, एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इन 1318 द पोयम अमीर खुशरो that there was, okay, a different language in every region of this land, इस लैंड का हर रीजन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, सिंधी, कश्मीरी, ओके, इन सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है कि गुजरात में गुजराती बोली जाती थी, अवधी बोली जाती थी, ये सारी बातें थी। लेकिन अब इसने एक चीज़ देखा कि अमीर खुसरो ने एक चीज़ देखा कि एक संस्कृत ही एक ऐसा लैंग्वेज है, संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, संस्कृत लैंग्वेज किसी रीजन से भी बिलोंग नहीं करता था, इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये बहुत ही पुरानी भाषा थी, लैंग्वेज थी, और कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू,
कॉमन पीपल को ये लैंग्वेज नहीं आती थी। कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत। सिर्फ जो ब्राह्मण लोग थे उन्हें आती थी संस्कृत, इसीलिए वो समाज के ऊंचे तबके में थे उस वक्त भी। राजा हमारे साथ उठना बैठा था उनका, यही बात है, ठीक है। सो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ओके। अब यहाँ आप ये देखोगे कि रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। अब बात तो सही है कि जो भी सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस थे लोकल कम्युनिटी के, उन्हीं पे रिलीजन डिपेंड करता था, ठीक है। अब जैसे एक बात समझो कि नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प्ड ब्राह्मण्स टू अर्न रिस्पेक्ट। अब ब्राह्मण्स को आती थी संस्कृत, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्राह्मण्स को जो समाज में बहुत ही ऊंचा तबका इसलिए देखिए उन्हें संस्कृत आती थी। जो भी बड़े बड़े ग्रंथ थे, वेद, उपनिषद, गीता, ये सारी किस चीज़ में लिखी हुई थी? संस्कृत में, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ पढ़ पाते थे। तो इसलिए राजा को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी पढ़वाना होता था, वो लोग क्या करते थे? ब्राह्मण्स को बुलाते थे और ब्राह्मण ही पढ़ते थे, इसीलिए उनको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी, ठीक है। अब देखिए बात यह है कि हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में और टाइम के बारे में, कि टाइम का क्या, टाइम जो है हिस्टोरिकल पीरियड्स में बात यह है कि हिस्ट्री डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स। हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक कोई दिन, कोई साल पास कर जाए, आप उसको कैलेंडर के और क्लॉक की तरह आप उसको बोलें कि भैया यही हिस्ट्री होगी। नहीं, एक बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें चेंजेस आती है, सोशल में एंड इकोनॉमिक चेंजेस आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं आइडियाज़ में, बिलीव्स में, ओके। ये सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके हिस्ट्री के बारे में हम बोलते हैं कि हिस्टोरिकल पीरियड, ये हिस्टोरिकल पीरियड था। पहले क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या किया कि 3 पार्ट में पूरी हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, इंडिया की हिस्ट्री को। उन्होंने कहा कि भैया एक हिंदू जो पहले था, बीच में जो मेडिवल होते थे मुसलमान, मुस्लिम, और अभी जो चल रहा है वो ब्रिटिश, मॉडर्न पीपल ने ब्रिटिश बोल दिया। 3 पीरियड में उन्होंने डिवाइड कर दिया, इसमें हिंदू में, मुस्लिम में और ब्रिटिश में। देखिए इनकी सोच देखिए कि अगर आप देखिए तो एंशिएंट में हिंदू का राज था, ठीक है। बीच में मुगल आ गए, तो मुगल का काफ़ी लंबा राज चला, 200 साल तक लगभग राज चला था, 200-300 साल तक। और फिर आ गए ब्रिटिश लंबे शासन करने के लिए। तो इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया, बट ये जो डिवीज़न है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया? क्योंकि भैया ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। आप ना सोसाइटी को देख रहे हो, ना किस सोसाइटी कल्चर को देख रहे हो, ना इकोनॉमी को देख रहे हो, ना लोगों की आइडियोलॉजी को देख रहे हो। सिर्फ रीजन के आधार पर हुई हिस्ट्री के पूरे पार्ट को डिवाइड करना ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ओके। सो अभी जो हमारा लास्ट एरा चल रहा है, दिस द लास्ट एरा वाज कॉल्ड मॉडर्निटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्निटी बोलते हैं। जो आज हम लोग बोलते हैं मॉडर्न है, हम लोग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हुई। क्यों हम लोग इसे मॉडर्न बोलते हैं? क्योंकि हम लोग ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, ज़्यादा हमारा दिमाग तेज चल रहा है। आजकल के जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग बहुत मॉडर्न है, ठीक है, जो कि मेडिवल में लैक कर रहा था, ठीक है। तो वही मेडिवल में और एंशिएंट में और पहले, एंशिएंट में तो और भी लोगों को 20 साल 25 साल के बाद कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती थी। तो यही बात है, यही सब डिफरेंस है। तो ऐसे ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।